नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेमेस्टर सेकंड है उसका जो एसईसी पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी 1/4 क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी अपलोड करी है, तो आपको वो भी देखनी चाहिए ताकि आपकी एग्जामिनेशन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी आपको आइडिया लगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है सिलेबस वो इस तरीके से है। यूनिट 4 में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। बहुत आसान सा पेपर है और इस तरीके का पेपर आपने एनवायरनमेंट में और वेस्ट मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के अपने इस पेपर की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो फर्स्ट यूनिट से हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, यानी इंट्रोडक्शन। Organic farming is an agricultural practice that relies on natural inputs and ecological process instead of synthetic chemicals। अर्थात जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं पर क्या होती है, आधारित होती है। अर्थात हम जब हमारी खेती में, हमारी फार्मिंग में केमिकल्स का यूज नहीं करें और हम सिंथेटिक चीज़ों का यूज नहीं करें, उन चीज़ों का यूज करें जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाई है। वो नेचुरल इनपुट्स हो सकते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ऐसी इको फ्रेंडली मेथड्स हम यूज करते हैं और उसके ज़रिए हम खेती करते हैं। उस खेती का नाम होता है दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट एम्फसाइजेज सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखती है, जैव विविधता के अनुकूल होती है और साथ ही में ये सततता या स्थिरता पर जोर देती है। अर्थात इंक्लूसिव ग्रोथ की ये बात करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जब हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम जब ग्रोथ करते हैं तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इंक्लूसिव का मतलब होता है जब हम सभी का विकास करने की बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ कही जाती है। तो ये जैव विविधता के अनुकूल होती है, पर्यावरण के अनुकूल होती है और साथ ही में ये सस्टेनेबिलिटी पे जोर देती है। फार्मिंग, फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कृषि का अर्थ होता है कि फसलों की खेती करना, पशुओं को पालना ताकि भोजन, रेशा और अन्य कृषि उत्पाद प्राप्त किए जा सके। यानी कि जब हम फसल बोते हैं, फिर उसको काटते हैं, पशुओं को हम पालते हैं, हम उनसे फूड प्राप्त करते हैं, उनके लिए चारा पैदा करते हैं और एग्रीकल्चर के कई अन्य प्रोडक्ट हम पैदा करते हैं। तो इस क्रिया का क्या नाम होता है? इसको कृषि के नाम से जाना जाता है। इट कैन बी ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ऑर्गेनिक डिपेंडिंग ऑन द मेथड्स यूज्ड। ये परंपरागत हो सकती है, आधुनिक होती है और जैविक पद्धतियों पर आधारित हो सकती है। यानी कि हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उससे करते आ रहे हैं, आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज में लेके करते हैं, या फिर हम ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज करके भी फार्मिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। जैविक खेती की अवधारणा क्या है और इसके विकास की बात कहाँ से शुरू हुई? Organic farming avoids the use of synthetic fertilizers, pesticides and genetically modified organisms। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का और जीन संशोधित जीवों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि ये पूर्णतया क्या होती है? प्राकृतिक होती है, पूर्णतया ये इको फ्रेंडली होती है। इसमें किसी भी तरीके के जो रासायनिक उर्वरक है उनका यूज में नहीं लिया जाता, कोई कीटनाशक इसमें यूज नहीं लिए जाते। इट रिलाइज ऑन क्रॉप रोटेशन, कंपोस्ट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल एंड नेचुरल इनपुट्स। ये फसल चक्र, कंपोस्ट, जैविक कीट नियंत्रण और प्राकृतिक साधनों का क्या करती है? उपयोग करती है। द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन रेस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। इसके विचार की बात करें तो ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जब औद्योगिक कृषि का के विरुद्ध सामने आया, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तब उसके साथ ही औद्योगिक कृषि भी की भी बातें हुई थी। उस समय ये इसका विचार डेवलप हुआ था। इंडिया की बात करें, इन इंडिया ट्रेडिशनल फार्मिंग वाज लार्जली ऑर्गेनिक बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यदि भारत की बात करें तो हरित क्रांति से पहले पारंपरिक खेती मुख्यतः जैविक ही थी। यानी कि हम अगर इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में शुरुआत से ही हमने ऑर्गेनिक खेती की ही बातें की थी, लेकिन जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी, आपको इसका अगर डिकेट याद है तो 1960 के डिकेट में हुई थी, और एग्जिट अगर हम ईयर की बात करें तो 1966 टू 69 के बीच ग्रीन रिवॉल्यूशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है, हम केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का जो केमिकली सिंथेटिक होते हैं
उनका यूज़ करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने ऑर्गेनिक खेती को छोड़ दिया, या यूँ कहें हम मॉडर्न खेती की तरफ आ गए। तो ये कहा जा रहा है कि हरित क्रांति से पहले हमारी जो ट्रेडिशनल खेती हुआ करती थी वो मेनली फार्मिंग यानी जो ऑर्गेनिक ही हुआ करती थी। टुडे स्टेट्स लाइक सिक्किम हैव बीन डिक्लेयर्ड फुली ऑर्गेनिक। आज हम राज्यों की बात करें तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे पूर्णतया जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत का कौन सा राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पे डिक्लेयर किया जा चुका है, दैट इज सिक्किम। अब बात करते हैं आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का सिद्धांत, मेंटेनिंग सॉइल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये सिद्धांत कहता है कि मिट्टी की, पौधों की, पशुओं की और मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम कैसे, क्योंकि हम नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या हमारी जो फार्मिंग है वो क्या है, ऑर्गेनिक है। अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होएगी तो चाहे वो मिट्टी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सबकी हेल्थ के अनुकूल होगा। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थिति का सिद्धांत कहता है फार्मिंग शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी खेती को जैविक पारिस्थितिकी तंत्रों पर आधारित होना चाहिए, यानी कि पूर्णतया ये प्रकृति के या पारिस्थिति के क्या होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, न्याय का सिद्धांत, एंश्योरिंग फेयरनेस फॉर फार्मर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी ये न्याय का सिद्धांत कहता है कि किसानों के, मजदूरों के, उपभोक्ताओं के और पर्यावरण के प्रति न्याय क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हमारी खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन उस प्रोडक्शन की ना तो गुणवत्ता होती है, यानी क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, और साथ ही में उससे हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कहता है कि सभी के प्रति क्या हो, न्याय की बातें हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वर्कर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे कंज्यूमर हो। अगला है प्रिंसिपल ऑफ केयर, देखभाल का सिद्धांत, प्रिकॉशनरी एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये सिद्धांत कहता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए, यूज भी करना चाहिए, और उनका सही ढंग से मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तौर पे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे बनेगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती के प्रकार क्या है। एक होती है प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक होती है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स, रिलाइंग कम्प्लीटली ऑन ऑर्गेनिक मेथड्स, यानी शुद्ध जैविक खेती का मतलब हुआ इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता और पूरी तरीके से जैविक पद्धतियां ही अपनाई जाती है। यानी कि वो खेती जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मेथड को यूज में लेती है उसको हम प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस विद मॉडर्न टेक्निक्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। एकीकृत जैविक खेती बताती है कि पारंपरिक जैविक तरीकों को आधुनिक तकनीकों के साथ मर्ज करके उत्पादन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अर्थात इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज में तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं, प्रकृति के अनुकूल और ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं। उसको बोलते हैं एकीकृत, यानी कि जहाँ पे आपको ऑर्गेनिक का और मॉडर्न एग्रीकल्चर का या फार्मिंग का क्या देखने को मिले, कॉम्बिनेशन देखने को मिले, उसको हम कहते हैं एकीकृत या इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो टोटली ही पूरी की पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है उसको हम प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं बायोडायनेमिक फार्मिंग की। बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या होती है? इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप्ड बाय रोडोल्फ स्टाइनियर। बायोडायनेमिक खेती जैविक खेती का एक उन्नत रूप है जिसे रोडोल्फ स्टाइनर ने विकसित किया था। इट एम्फसाइजेज कॉस्मिक रिदम्स, लूनर साइकिल्स एंड स्पेशल ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस टू इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप ग्रोथ। इसे ब्रह्मांडीय लय, चंद्र चक्र और विशेष जैविक तैयारियों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और फसलों की वृद्धि को बढ़ाया जाता है। अब देखो ये जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है इसका ये जो इसका डेवलपमेंट तो किया था रडोल्फ स्टाइनर ने किया था, लेकिन जब आप इसके अंदर हम इसको डिटेल में जानेंगे तब आप जानेंगे कि ये पूरा का पूरा इंडियन मेथड ही है। कैसे समझते हैं? लूनर साइकिल क्या कहता है? लूनर साइकिल का मतलब है चंद्र चक्र, यानी चांद अपना जो चक्र है न्यू मून से फुल मून तक, यानी फिर वापस न्यू मून से, यानी कि अमावस से पूर्णिमा तक और फिर पूर्णिमा से वापस अमावस तक आते आते चांद को लगभग 29.5 दिन या 30 दिन का समय लगता है। और जो हमारी फार्मिंग है वो इस तरीके से तय की जाती है, अमावस्या से पूर्णिमा,
यानी न्यू मून से फुल मून और पूर्णिमा से अमावस्या यानी फुल मून से न्यू मून, यानी कि हमारा चांद छोटा सा था फिर पूरा बड़ा हुआ, बड़ा सा वापस छोटा हुआ, इसको चंद्रकला भी कहते हैं और इसको पूरे को लूनर साइकिल कहा जाता है। तो जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बात होती है तो इस समय पौधों के ऊपर की वृद्धि, यानी पौधे के दो पार्ट होते हैं, एक पौधे की रूट साइड वाला और एक अपर साइड वाला। तो जब अमावस्या से अपर साइड की बात करें तो रूट के बाहर यानी कि जो जमीन के ऊपर है, ऊपर वाले पार्ट में जैसे पत्तियां है, तना है, फूल है, फल है, उसमें तेज गति से वृद्धि होती है। इस अवधि में बीज बोना, रोपाई करना और फल फूल वाली फसलें लगाना शुभ माना जाता है, या यूं कहे उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। पूर्णिमा से अमावस्या की बात करें तो इस समय पौधों की जड़ों में एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी रूट्स जो साइड है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इस समय जो कंद वाली फसलें हैं जो ज़मीन में लगते हैं, जैसे आलू हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, सलजम हुआ, तथा जड़ से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां जैसे गड्ढा खोदना, खाद डालना, निराई गुड़ाई करना, ये अमावस्या से पूर्णिमा वाले चक्कर में करना चाहिए। और जब हम फल फूल ये तोड़ने वाले काम होते हैं, बीज रुपए का काम होता है, तब ये हमें अमावस्या से पूर्णिमा वाले साइकिल में करना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हमें उपजाऊ भी सॉरी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी और हेल्थ पौधों की अच्छी भी रहेगी। इसको बोलते हैं लूनर साइकिल। और कॉस्मिक रिदम की बात करें, ब्रह्मांडीय लय, इसके 4 प्रकार माने जाते हैं। सोलर रिदम यानी सौर लय, लूनर रिदम यानी चंद्र लय, प्लेनेटरी निद रिदम यानी ग्रह लय, और सीजनल रिदम यानी ऋतु लय, यानी दिन और रात का असर। सूर्य की रोशनी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद देती है। चांद की कलाएं, जिसको अभी हमने जाना, ये पौधों में रस और नमी का संचार करती है। प्लेनेटरी रिदम में शनि, मंगल, बृहस्पति आदि जो प्लेनेट्स है उनकी स्थिति का प्रभाव पौधों पर पड़ता है। और ऋतुओं के अनुसार बीज बोना और फसल काटना, इसको बोलते हैं सीजनल रिदम। इसलिए जैविक फार्मिंग में किसान ये मानते हैं कि हम बीज बोने, खाद डालने, छटाई करने, फसल काटने आदि का सही चंद्र चक्र और ब्रह्मांडीय लय यानी कि लूनर साइकिल और कॉस्मिक रिदम्स के अनुसार करना चाहिए। इससे हमें उपज भी ज़्यादा मिलेगी और क्वालिटी भी क्या होगी, बेहतर होगी। तो ये है अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइप्स की बात हमने करी थी, उसमें उसके सिस्टम की बात करते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स एंड नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के लाभ क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। लाभ की बात कर लेते हैं। लाभ की बात कर लेते हैं पहले। प्रोटेक्ट्स, ये लाभ और नीड दोनों ही एक ही तरीके से बात कर लेते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इट प्रोटेक्ट्स सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्थ, इससे क्या होती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और स्वास्थ्य को वो बनाए रखती है। प्रोड्यूस्ड केमिकल फ्री एंड न्यूट्रियस वैल्यू, रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन का उत्पादन होता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को फॉलो करते हैं। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखता है। एंड साथ ही इट प्रोवाइड्स सस्टेनेबल लाइवहुड टू फार्मर्स, किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है, यानी कि किसानों का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बात करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी हमारी जो पारंपरिक खेती है और उसके साथ जो हम आज ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती करने की बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या समानता है या एक दोनों में क्या इसमें रिलेशन है। कन्वेंशनल फार्मिंग यूजेज सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाइब्रिड सीड्स फॉर हायर यील्ड्स। पारंपरिक खेती में उच्च उत्पादन के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है, वाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड्स केमिकल्स एंड फोकसेस ऑन नेचुरल सस्टेनेबिलिटी। जबकि जो जैविक खेती है वो रसायनों से बचती है या रसायनों का उपयोग नहीं करती है और प्राकृतिक स्थिरता को पर वह आधारित होती है या प्राकृतिक स्थिरता को बनाए रखती है। कन्वेंशनल मेथड्स में हार्म सॉइल एंड हेल्थ, वेयर एज ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इको फ्रेंडली एंड सेफ। पारंपरिक खेती मिट्टी और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचाती भी है, जबकि जैविक खेती पर्यावरण हितैषी है और सुरक्षित है। तो ये आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, कन्वेंशनल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे टिप्पणी करो, या आपसे पूछा जा सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कौन ज़्यादा सुपीरियर है। आपसे इस तरीके के विचार भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का क्षेत्र। Organic farming has wide scope in India due to increasing demand for chemical-free food, export potential, government support and health awareness among people। भारत में जैविक खेती का बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि रासायन मुक्त खाद्य पदार्थों की मांग बहुत बढ़ रही है, निर्यात की संभावना ज़्यादा है, सरकारी सहायता भी खूब मिलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और लोग भी अब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसलिए भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप ज़्यादा है। इट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उपयुक्त है। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े किसान हैं वही जैविक फार्मिंग करें, छोटे किसानों के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा उपयुक्तता रखती है।
चलिए अब बात करते हैं एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कल्चर, जैविक कृषि से संबंधित एजेंसियां और संस्थान। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स यानी IFOAM, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इंडिया, जिसकी स्थापना या जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के नाम से ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपडा, APEDA, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1986 में। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, जिसकी शुरुआत 2015-16 में भारत सरकार द्वारा की गई। तो ये कुछ संस्थान या इंस्टीट्यूट या एजेंसीज है जो ऑर्गेनिक खेती में संबंधित है। अब बात करती हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड है आपकी ऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम यानी जैविक खेती प्रणालियां कौन कौन सी है या किस तरीके की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी यूजिंग नेचुरल इनपुट्स। यानी जैविक खेती प्रणालियां मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में और फसल उत्पादन को प्राकृतिक संसाधनों से बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। यानी कि हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम किस तरीके से उनका करेंगे, क्या सिस्टम क्या रहेगा, तो उसके लिए जो सिस्टम बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं, इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाए रखते हैं और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। दे इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसमें फसल चक्र, मिश्रित खेती, कृषि वानिकी और एकीकृत खेती पद्धतियाँ क्या है, शामिल की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सोइल टिलेज की, यानी मिट्टी की जुताई। यानी मिट्टी को जब हम जोतते हैं, हम सब ग्रामीण परिवेश से रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हम सारी बातों की जानकारी रखते हैं कि क्या मिट्टी की जुताई होती है, किस तरीके से कड़वी काटी जाती है, लावणी क्या होती है, किस तरीके से इनमें निराई गुड़ाई निनाण होते हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो आप यदि खेतों में आपने काम किया है तो आप अगर थोड़ा सा अपना 6 सेंस यूज करोगे तो आप इस पेपर को बहुत बखूबी अटेंड कर पाओगे। Soil tillage in organic farming focuses on minimal disturbance to preserve soil structure and microorganism। जैविक खेती में जुताई का उद्देश्य होता है कि मिट्टी की संरचना और सूक्ष्म जीवों को सुरक्षित रखना, उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए। यानी कि जो मिट्टी में देखो कई तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं, मिट्टी की खुद की हेल्थ होती है, उस स्ट्रक्चर को हमें बिना डिस्टर्ब किए हुए भी हमें क्या करना है, उसमें जुताई करना है। तो इसको बोलते हैं सोइल टिलेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये अलग तरीके से होती है और मॉडर्न में अलग है। जैसे मैं ऊपर ट्रैक्टर आपको दिखा रहा हूँ, ये एक मॉडर्न की तरफ इशारा है कि हम इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, हमें सिर्फ खेत बोने से मतलब होता है। लेकिन नीचे वाली इमेज में आप देख रहे हो कि मैनुअली काम किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मोस्टली काम मैनुअली ही करते हैं। शेलो प्लोविंग, हेरोइंग एंड मैनुअल टाइलिंग आर यूज्ड इंसिस्ट टू डीप मैकेनिकल ऑपरेशन। यानी इसमें गहरी मशीनों की बजाय हल्की जुताई, हेरोइंग करना और हाथ से जुताई करना शामिल होता है। यानी कि जो मिट्टी की जुताई है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वो एक टिपिकल टास्क है, क्योंकि इसमें मोस्टली हमारा फोकस होता है कि हम सोइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बनाए मेंटेन रखें। लैंड प्रिपरेशन एंड मल्चिंग, भूमि की तैयारी करना और मल्चिंग करना। यानी कि हम खेत को जब हम समतल करवाते हैं या उसको पुलाव उसमें फिरा देते हैं, फिर उसमें पानी छोड़ा जाता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लैंड इज प्रिपेयर्ड बाय प्लोइंग, लेवलिंग एंड एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। भूमि की तैयारी में जुताई, समतलीकरण और जैविक पदार्थ मिलाकर की जाती है। मल्चिंग विथ क्रॉप रेजिड्यू, स्ट्रॉ और लीव्स conserves soil moisture, reduces weeds and improve soil fertility। फसल अवशेष, पुलाव या पत्तियों से मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होती है और साथ ही में उर्वरता भी बढ़ती है। आपने देखा होगा खेतों में, देखो इस तरीके से प्लास्टिक से कवर किया हुआ, ये आपको मॉडर्न मेथड के साथ दिखाया। ये इंटीग्रेटेड की तरफ इशारा है कि इसमें क्या किया जाता है, हमने मॉडर्न मेथड को यूज में लिया और आप यहाँ देख पा रहे हो कि कुछ जैविक जो ऑर्गेनिक कचरा है, उससे जो फसल का बचा हुआ कचरा होता है, उनसे इनकी जड़ों को ढका हुआ होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है दोस्तों, इसको मल्चिंग कहते हैं। मल्च का मतलब होता है कि हम इससे जब इनकी जड़ों को ढक देते हैं, इन हम सूखे घास पास से, पुलाव से, पत्तियों से, फसल के बचे हुए भाग से, तो इसमें क्या होता है, सोइल का मॉइस्चर बना रहता है। यानी कि मिट्टी है वो नमी युक्त रहती है, साथ ही में
खरपतवार यहाँ कम पैदा हो पाती है और साथ ही में जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन को ये बढ़ाती है। तो इस प्रोसेस का नाम या इसको क्या कहते हैं, मल्चिंग कहा करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है मल्चिंग के बारे में। चॉइसेस ऑफ वेराइटीज, किस्मों का चयन। वेराइटीज सेलेक्टेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, लोकली अडोप्टेड एंड केपेबल ऑफ ग्रोइंग अंडर लो इनपुट कंडीशन। जैविक खेती में चुनी गई किस्में रोग प्रतिरोधकता के आधार पर, स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलता के आधार पर और कम इनपुट में अच्छी उपज देने वाली होने के आधार पर चूज की जाती है। यानी कि आपने जो अब आप वेराइटी यानी किस्म का चयन कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, आप इसको जहाँ बो रहे हो वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल ये है या नहीं भी है, और इसमें कितना इनपुट देना पड़ेगा और इससे आउटपुट कितना आएगा। तो कम इनपुट में ये ज़्यादा आउटपुट दो, डिजीज रेजिस्टेंट हो यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली हो, और हमारे लोकल एनवायरनमेंट के सूटेबल हो। ये सब बातों को ध्यान में रख के हम वेराइटी को चूज करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोपगेशन, सीड, प्लांटिंग मटेरियल्स एंड सीड ट्रीटमेंट्स। यानी प्रसार की बात करें तो बीज रोपण सामग्री और बीज उपचार क्या है। हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स आर एसेंशियल। इसमें जैविक खेती में उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की आवश्यकता होती है। सीड्स आर ट्रीटेड विद नेचुरल सब्सटेंसेज लाइक नीम एक्सट्रैक्ट, काउ यूरिन एंड ट्राइकोडर्मा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। बीजों के उपचार में हम नीम के अक्र, गौमूत्र और ट्राइकोडर्मा जैसे प्राकृतिक पदार्थों से हम इसका उपचार करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं, ताकि इसमें कोई कीट पतंग ना लगे और रोगों से क्या होती रहे, सुरक्षा होती रहे। वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। देखो जब आप कृषि की बात करते हो तो सिंचाई, उसमें इरिगेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हमें उसकी सिंचाई किस तरीके से करनी है। तो ऑर्गेनिक जहाँ पे बात आती है तो ऑर्गेनिक तो हमने कहा ना कि इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली होता है तो ये अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको नुकसान न पहुंचाते हुए खेती करने की बात करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्फसाइजेज एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स सच एज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। जैविक खेती में सिंचाई के प्रभावी तरीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है। ये स्प्रिंकलर है यानी स्प्रे करके खेती की जाती है, और ड्रिप मतलब ऐसे वायर छोड़े जाते हैं, पाइप छोड़े जाते हैं और उसमें एक बूंद बूंद गिरती है, तो इसको बोलते हैं ड्रिप। और दोनों ही इजराइल से लिए हुए मेथड है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमने ये मेथड कहाँ से लिए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मल्चिंग आर ऑल्सो यूज टू कंजर्व वाटर। साथ ही में वर्षा जल का संचयन करना और मल्चिंग से भी पानी का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। ग्रीन मैन्योरिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग स्पेसिफिक क्रॉप्स लाइक ढेंचा, इसका क्या नाम हुआ भाई, स्नेहेम्प एंड काउपिया विच आर प्लोड बैक इनटू द सॉइल टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी हरी खाद में ढेंचा, सनहेम्प और लोबिया जैसी विशेष फसलें उगाकर मिट्टी में मिला दी जाती है ताकि इसमें जैविक पदार्थ और पोषक तत्व बढ़े। यानी हेवी जो ग्रीन मैन्यूरिंग है, हरी खाद है, उसमें हम फसलों के ही अवशेष को यूज करें, और उसमें भी नाम है ढेंचा हुआ, सनहेम्प हुआ, लोबिया जैसी फसलें हुई, इनको ही हम इनके ही कचरे को मिला मिलू के हम उससे क्या करते हैं, खाद तैयार करते हैं जिसको वापस मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। ये बड़ी ही पोषक होती है फसलों के लिए और बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर में इसको तैयार किया जाता है। कंपोस्टिंग, प्रिंसिपल, स्टेजेस, टाइप्स एंड फैक्टर। कंपोस्टिंग क्या है, क्या प्रिंसिपल है, कौन से स्टेप से तैयार होते हैं और टाइप्स क्या क्या है। कंपोस्टिंग इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन। कंपोस्टिंग का अर्थ हुआ कि जैविक पदार्थों का नियंत्रित परिस्थितियों में जैविक विघटन होना। यानी कि आपके पास गाय का गोबर है ना, कृषि का कचरा है, तो इन सब को मिलाकर आपने किसी खड्डे वड्डे में डालकर इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कंडीशंस पे आपने रखकर इसको क्या किया, सड़ाया गलाया, तो ये क्या कहा जाएगा, कंपोस्टिंग। यानी कंपोस्टिंग का मतलब ये नहीं कि अपने आप बनना, कंपोस्टिंग का मतलब होता है नियंत्रित परिस्थितियों में जैविक विघटन होना, यानी कि डिकम्पोजिशन होना। जो बायोलॉजिकल मैटर्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, कचरा है, उसका अंडर कंट्रोल सिचुएशन में, कंडीशन में कंपोजिशन करवाना क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। प्रिंसिपल क्या कहते हैं, एरोबिक डिकम्पोजिशन, मॉइस्चर कंट्रोल एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके सिद्धांत में वायवीय विघटन होना, नमी का नियंत्रण करना और तापमान का नियमन रखना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेज इन्वॉल्व इनिशियल डिकम्पोजिशन, टेम्प्रोफिलिक स्टेज, थर्मोफिलिक स्टेज कूलिंग एंड मैचुरेशन।
इसके चरण में पहले प्रारंभिक विघटन होता है, फिर उष्ण चरण होता है, यानी इसको एक टेम्परेचर दिया जाता है, फिर ये ठंडा होता है और फिर ये लास्ट में यूज करने जैसी कंडीशन में आ जाता है। टाइप्स की बात करें तो एरोबिक, एनेरोबिक एंड पीट कंपोजिशन, वायवीय, अवायवीय और गड्ढा कंपोस्टिंग इसके प्रकार होते हैं। आपसे मे भी इनकी विधियाँ भी पूछी जा सकती है, किस तरीके से बनाई जाती है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको डिस्कस करने से ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? कंपोस्टिंग आर टेम्परेचर, मॉइस्चर, एरिएशन एंड कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। कौन कौन से फैक्टर है जो कंपोस्टिंग को प्रभावित करते हैं? इसमें तापमान आता है, नमी आती है, वायु संचार आता है और कार्बन नाइट्रोजन का कितना अनुपात है, उससे भी हमारी कंपोस्टिंग अफेक्ट होती है। कंपोस्टिंग मेथड, अब कंपोस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं? मेथड्स इंक्लूड हीप मेथड, पीट मेथड, NADEP कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग। इसको नडेप भी बोलते हैं, नडेप कंपोस्टिंग। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये थोड़ी सी एक भट्टी जैसा होता है, उसमें एक कोई हवा वगैरह छोड़ के इसको बनाया जाता है। तो ये आप इसको एक बार गूगल करके आप कहीं से इसको जरूर पढ़ना। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मेथड्स को, एग्जाम में आपसे कोई मेथड पूछा भी जा सकता है। कंपोस्टिंग की विधियों में ढेर सारी पद्धति है, जिसमें गड्ढा पद्धति है, नडेप कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग शामिल है। हो सकता है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपसे ज़्यादा पूछ लिया जाए। वर्मी कंपोस्टिंग की बात करें तो जो केंचुओं से खाद बनती है, केंचुओं से जो खाद बनती है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। यानी कि केंचुआ, जब हमें पता है, जिसको किसान मित्र कहते हैं, ये इधर से खाता है और जो इसका अवशिष्ट होता है वो एक अच्छी खाद के तौर पे काम में लिया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग यूजेज अर्थवॉर्म्स टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं का उपयोग करके जैविक अपशिष्टों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदला जाता है। इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड माइक्रोबायल एक्टिविटी। इसमें मिट्टी की संरचना, पोषण और सूक्ष्मजीवी गतिविधियां सुधरती हैं। यानी कि वर्मी कंपोस्ट या अर्थवॉर्म है वो किसान का मित्र माना जाता है। बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर, भारी जैविक खाद, बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स लाइक फार्म यार्ड मेन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मेन्योर improve soil fertility by adding organic matter and nutrients in large quantity। फार्म यार्ड मेन्योर, कंपोस्ट और हरी खाद जैसी भारी जैविक खादें मिट्टी में बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थों को और पोषक तत्वों को जोड़कर उसकी उर्वरता को क्या करती है? बढ़ाती है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर, सांद्रित जैविक खाद। कॉन्सेंट्रेटेड मेन्योर्स सच एज नीम केक, ग्राउंडनट केक एंड कैस्टर केक प्रोवाइड हायर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू बल्की मेन्योर। यानी नीम की खली, मूंगफली की खली और अरंडी की खली जैसी सघन खादों में भारी खादों की तुलना में अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि एक तो बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर से वो यूज में ली जाती है, जो कि हमारी ग्रीन मेन्योर होती है, फार्म यार्ड में जो कचरा होता है वो उन सब से बनाई जाती है। वहीं अगर हम कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मेन्योर की बात करें तो जो नीम की खली है या मूंगफली की जो खली है या अरंडी की खली है, इससे जो खाद बनाई जाती है उसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये रिच न्यूट्रिएंट मेन्योर होती है, जिसका भी यूज में लिया जाता है। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन यानी जैविक तैयारियां। ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस लाइक पंचगव्य, जीवामृत एंड बीजामृत आर यूज्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स, सोशल इन्हेंसर्स एंड सीड ट्रीटमेंट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक तैयारियों में जैसे पंचगव्य होता है, पंचगव्य में गाय का गोबर, गाय की खाद, जो गाय का मूत्र है ना, इस तरीके के इसके 5 उसमें दही, दूध सब इंक्लूड किया जाता है। पंचगव्य बना के उसको भी एज ए ऑर्गेनिक मेन्योर के तौर पे भी यूज में लिया जाता है। जीवामृत और बीजामृत में को वृद्धि प्रवर्तक, मिट्टी सुधारक और बीज उपचारक के रूप में जैविक खेती में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स एंड स्लज, जैविक संशोधन और कीचड़। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स सच एज क्रॉप रेजिड्यूज, ट्रेस मड एंड सीवेज स्लज इम्प्रूव्स सॉइल प्रॉपर्टीज। फसल अवशेष, ट्रेस मड यानी कि जो कीचड़ वगैरह है वो, एंड सीवेज स्लज जैसी जैविक संशोधन सामग्री मिट्टी में गुणवत्ता को बढ़ाती है। दे इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एरिएशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इससे जो हमारी मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, उसमें वायु संचार होता है, यानी उसमें हवा पास होती है और पोषक तत्वों की उपलब्धता को वो और ज़्यादा बढ़ाती है। तो जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स स्लज है यानी जैविक संशोधन करना और उसमें कीचड़ वगैरह, मड वगैरह मिलाना, ये हमारी सोइल के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है? फायदेमंद होता है। नाम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनोरेबिक
डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस जैविक अपशिष्ट के अवायवीय विघटन से बनती है। द स्लरी लेफ्ट आफ्टर गैस प्रोडक्शन इज यूज्ड एज ए न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, गैस बनने के बाद बचा अवशेष पोषक तत्वों से भरपूर खाद के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि जब हम बायोगैस बनाते हैं तो बायोगैस की जो भी मेथड होती है, भट्टी वगैरह में इसको डाला जाता है। इससे जो गैस है, गैस निकलने के बाद जो कचरा नीचे बचा रहता है वो एज ए मेन्योर के तौर पे, खाद के तौर पे काम में लिया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैव उर्वरक उपयोग की विधियां क्या है, लाभ और हानि क्या है। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज राइबोजियम, एजेटोबैक्टर एंड एजोस्पिरिलम एजोसोपिरिलम दैट इनहेंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जैव उर्वरक जैसे ऐसे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइबोजियम हुआ, एजेटोबैक्टर हुआ, एजोस्पिरिलम हुआ, जो कि पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा भी जाएगा कि जैसे जो बारिश के साथ नाइट्रोजन वगैरह आती है, वह किस तरीके से उसको डिकम्पोस्ट किया जाता है या उसको किस तरीके से फ्री किया जाता है फसलों के लिए। तो राइबोजियम और एजिटोबैक्टर ऐसे सूक्ष्म जीवी होते हैं अपनी ज़मीन में, जो उन चीज़ों से जो नाइट्रोजन वगैरह है उनको रिलीज करते हैं, और वह एक तरीके से मतलब न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं अपनी खेती में। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बोले जाते हैं सूक्ष्म जीवी ही होते हैं, यानी कि ये कोई खाद नहीं होती, ये ज़मीन में पाए जाने वाले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूड सीड इनोकुलेशन, सीडलिंग, रूट डिपिंग एंड सॉइल एप्लीकेशन। इन्हें बीज लेपन, पौधों की जड़ों को घोल में डुबोकर और मिट्टी में मिलाकर दिया जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है, इको फ्रेंडली है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, लागत कम आती है, पर्यावरण के अनुकूल है और मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो शॉर्ट सेल्फ लाइफ है, रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड लेस इफेक्टिव इन पुअर सॉइल्स। इनका जीवन काल बहुत कम होता है, विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और खराब मिट्टी में प्रभाव इनका कम हो जाता है। यानी कि ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि पहली बात तो इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, और एक पर्टिकुलर इनको कंडीशंस दी जाती है, उसी में ये पनप पाते हैं, और उसके बाद अगर खराब मिट्टी होती है तो इनका प्रभाव क्या हो जाता है, उसमें कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की। थर्ड में अपना है टॉपिक ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग रेफर्स टू सेफगार्डिंग क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट, डिजीज एंड वीड्स यूजिंग नेचुरल, इको-फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मेथड्स इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। जैविक खेती में पौध संरक्षण का अर्थ है कि फसलों को कीट से, रोग से और खरपतवार से प्राकृतिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तरीकों से बचाना है, ना कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से। यानी कि आप में से कई के खेती-बाड़ी होती होगी, तो आप अपन क्या कर देते हैं कि जो भी खरपतवार, घास वगैरह उगती है, तो हम मार्केट से एक फर्टिलाइज़र लाते हैं या यूँ कहें कोई पेस्टिसाइड लाते हैं और उसका छिड़काव कर देते हैं, ठीक है? और उससे वो जो घास है वो जल जाती है। तो ये होता है एक कौन-सा तरीका, रासायनिक केमिकल तरीका है ये, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं लेते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि हमें भी अपनी पौध को बचाना है, लेकिन हमें उस पौध को प्राकृतिक ढंग से, पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली मैनर में बचाना है, ना कि हमें किसी रासायनिक कीटनाशक का यूज़ करते हुए उसको हमें बचाना है। यही होता है प्लांट प्रोटेक्शन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कल्चर मेथड्स यानी सांस्कृतिक विधियाँ क्या है? कल्चरल मेथड्स include practices that prevent pest build-up through good crop management। सांस्कृतिक विधियों में फसल प्रबंधन को अच्छी प्रथाएं शामिल है, जिनमें कीटों की वृद्धि को रोका जा सकता है। These involves crop rotation, intercropping, timely sowing, use of resistant varieties and maintaining field hygiene। इसमें यानी इन विधियों में हम फसल चक्र को अपनाते हैं, मिश्रित खेती करते हैं, समय पर बुआई करते हैं, रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं और खेत की स्वच्छता बनाए रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है वो प्रोटेक्ट रहती है, या हमारी जो फसल है वह कीटों से सुरक्षित रहती है, रोग से मुक्त रहती है।
मैकेनिकल मेथड्स, यांत्रिक विधियां कौन कौन सी है? मैकेनिकल मेथड्स इन्वॉल्विंग फिजिकल रिमूविंग पेस्ट्स एंड प्रिवेंटिंग देयर स्प्रेड। यांत्रिक विधियों में कीटों को शारीरिक रूप से हटाना, यानी कि पकड़ पकड़ के एक एक कीट को उतारना, यानी कि मैनुअली काम करना, और उनके फैलाव को रोकना शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पे हैंड पिकिंग ऑफ इंसेक्ट्स यूजिंग ट्रैप्स, बैरियर्स, लाइट ट्रैप्स, स्टिकी बोर्ड्स एंड टीलेज टू डिस्ट्रॉय पेस्ट हैबिटेट्स। हाथ से कीट को चुनना, जाल बनाना, अवरोधक बनाना, प्रकाश जाल बिछाना, चिपचिपे बोर्ड को यूज में लेना और जुताई करते करके कीटों के आवास को क्या करना, खत्म करना, ये अपनी मैकेनिकल मेथड्स होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द मैकेनिकल मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन और एक्सप्लेनिंग द कल्चरल मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। तो पूरा क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट प्रोटेक्शन? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। अगला है बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स, वनस्पतिक कीटनाशक। बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड आर बायोडिग्रेडेबल। वनस्पति कीटनाशक पदार्थों पौधों से प्राप्त होती है और जैव अपघटनीय होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड नीम ऑयल, निकोटीन फ्रॉम तंबाकू एंड रोटेनॉन फ्रॉम डेरिस प्लांट। इसके उदाहरण के तौर पे नीम का तेल हो गया, निकोटीन और रोटेनॉन ये हो गया। इनको हम बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स कहते हैं, यानी इनका घोल वगैरह मिलाकर हम जब छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, तो इससे जो पेस्ट है वह कंट्रोल रहता है, यानी कि जो ये कीटनाशक के तौर पे काम में लिया जाता है। बायोपेस्टिसाइड्स, जैव कीटनाशक। बायोपेस्टिसाइड्स आर बेस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस दैट कंट्रोल पेस्ट। जैविक कीटनाशक में जीवित सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस पे आधारित होते हैं, जो कि कीटों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एग्जाम्पल आर बेसिलस थुरेंजेंसिस, यानी जिसको बीटी कहते हैं, ट्राइकोडेरेमा एंड न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस एनपीवी, यानी इसके उदाहरण के तौर पे बेसिलस थुरेंजेंसिस, ट्राइकोडर्मा और न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस मेनली इसमें काम में लिए जाते हैं। दे आर स्पेसिफिक, इको फ्रेंडली एंड सेफ। ये पर्यावरण हितैषी भी है, विशेष भी है और साथ ही में सुरक्षित भी है। ये क्या करते हैं, ये बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी फसल में पेस्टिसाइड को कंट्रोल में रखते हैं, यानी उनको, सॉरी पेस्टिसाइड को नहीं, पेस्ट को, कीटों को कंट्रोल में रखते हैं। उनको ये मारते हैं या यूँ कहीं खा जाते हैं, या यूँ कहे जैसे अपन एक्वेरियम में दो तरह की मछली रखते हैं, एक दूसरे की गंदगी को साफ करने वाली, बस उसी तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। ये इन पेस्ट को क्या करती है, खा जाती है। इससे हमारे जो फसल है उसमें पेस्टिसाइड बना रहता है। इसको बायो पेस्टिसाइड कहते हैं, यानी जैविक जीव कीटनाशक इसको कहा जाता है। अगला है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन। वीड मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड्स केमिकल हेर्बिसाइड्स। जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए रासायनिक शाकनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेथड्स इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग, मैनुअल वीडिंग, यूज ऑफ कवर क्रॉप्स, फोल्डिंग एंड मैकेनिकल कल्टीवेशन। इसके लिए फसल चक्र, मल्चिंग, हाथ से निराई, आच्छादन फसलें, जल भरावर और यांत्रिक जुताई जैसी विधियों को प्रयोग में लिया जाता है। वीड मैनेजमेंट का मतलब वही है कि खरपतवार फैल गई तो हम उसके लिए कोई हम केमिकल का छिड़काव नहीं करेंगे। हम कौन से मेथड यूज में लेंगे, उसके लिए हम क्रॉप का रोटेशन करेंगे, मल्चिंग करेंगे, मैनुअल वीडिंग करेंगे, यानी हाथ से वो घास पात खोद लेंगे, और फोल्डिंग वगैरह जितनी भी मेथड्स हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज में लेते हैं उन सब का प्रयोग करेंगे, केमिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स प्लांट प्रोटेक्शन। जैविक आदानों के लिए मानक पौध संरक्षण। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज स्पेसिफाई स्टैंडर्ड्स फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इनपुट्स। जैविक प्रमाणन एजेंसियां पौध संरक्षण इनपुट के लिए मानक तय करती है। ओनली अप्रूव्ड बायोपेस्टिसाइड्स, बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस आर अलाउड। केवल स्वीकृत जैविक कीटनाशक, वनस्पति आधारित कीटनाशक और जैविक तैयारियों का ही प्रयोग किया जा सकता है। सिंथेटिक केमिकल्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। रासायनिक पदार्थों का उपयोग पूरी तरीके से निषिद्ध है, निषेध रहेगा, इसको मनाही रहेगी, यूज नहीं करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं यूनिट 4 की, जिसमें फार्म इकोनॉमी की बात होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा क्या है। देखो अर्थशास्त्र क्या होता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केर्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। यानी कि अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके हम असीमित मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। उसका जो स्टडी मटेरियल है, या यूँ कहे जो स्टडी
की जाती है वो किस में की जाती है, इकोनॉमिक्स में की जाती है। स्टडी मैटर उसका इकोनॉमिक्स होता है, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास जो इन इच्छाओं को पूरा करने के साधन है, रिसोर्सेज है, वो क्या है, लिमिटेड है। तो जब हमारे पास साधन तो लिमिटेड है, इच्छाएं हमारी अनलिमिटेड है, तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम अराइज होती है उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, एनालाइज़ करना है या उस प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो जहाँ पे इस बात को हम सॉर्ट आउट करते हैं या एनालाइज़ करते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक्स है, कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट को सैटिस्फाई कर सके, वो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का है। इन फार्मिंग इट रिलेटेड्स टू द efficient यूज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। खेती में अगर बात करें तो जमीन, श्रम, पूंजी और प्रबंधन के प्रभावी उपयोग से हम किस तरीके से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंधित होती है फार्म इकोनॉमी। यानी क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो ज़मीन है वो भी सीमित है, लेबर भी सीमित है, कैपिटल भी हमारे पास सीमित है, तो इनका हम किस तरीके से एफिशिएंट यूज करें ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। डिमांड की बात कर लेते हैं। डिमांड यानी मांग। मांग क्या होती है? डिमांड refers to the quantity of a product that consumers are willing and able to purchase at different prices during a given period। मांग से तात्पर्य होता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को विभिन्न मूल्यों पर एक निश्चित अवधि में कितनी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार है, सक्षम है, उसे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि आगे सप्लाई भी आएगा, तो अभी आपको मैं एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ क्या होती है डिमांड। फॉर एग्जांपल, आप घर से शहर की तरफ आए तो मम्मी ने आपको कहा कि बेटा आज आते टाइम है ना केले ले आना, केले ले आना। तब आप मम्मी से पूछते हो, मम्मी कितने लेके आऊँ केले? तब आपकी मम्मी आपको एक चार्ट बना के दे देती है कि देखो, यदि प्राइस यानी कि कीमत केले की कितनी हो, 40 रुपये किलो हो, कीमत केले की कितनी हो, चलो 50 कर देता हूँ, 50 रुपये किलो हो तो आपको कितने किलो ले आना है, 1 किलो ले आना, ठीक है। अगर 40 हो तो 2 किलो ले आना, 30 हो तो 3 किलो ले आना, 20 हो तो 4 किलो ले आना, और 10 हो जाओ तो 5 किलो ले आना। अलग से ऐसी आपको मम्मी ने क्या बना दिया कि चार्ट बना के दे दी। मम्मी ने कहा यदि केले के भाव 50 रुपये किलो हो तो बेटा 1 किलो ले आना, 40 हो तो 2 किलो, 30 हो तो 3 किलो, 20 हो तो 4 किलो और 10 हो तो 5 किलो। तो अभी हमने यही तो कहा कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, केला। क्वांटिटी क्या है, इधर 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। आर विलिंग एंड एबल, कंज्यूमर दैट आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो अलग अलग प्राइस पे आप किसी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी खरीदने के लिए क्या हो, तैयार हो, उसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। यानी कि अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि मार्केट में 30 रुपये केजी के भाव है केले के, तो आप कितने किलो खरीद लोगे, तो आप कितने खरीद लोगे, दिख ही रहा है, आप कितने खरीद लोगे, 3 खरीद लोगे। तो जिस पर्टिकुलर प्राइस पे आप खरीद लोगे वह तो कही जाएगी आपकी मांग मात्रा, यानी डिमांडेड क्वांटिटी। और अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग डिमांड आप कर रहे हो, इसको क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। और इस टेबल को क्या कहेंगे, डिमांड टेबल कहेंगे, डिमांड शेड्यूल कहेंगे। तो अपने घर में ही इकोनॉमिस्ट है आपकी मम्मी, जो बहुत अच्छी इकोनॉमिस्ट है। तो डिमांड आप समझ गए होंगे कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे जो एक कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होता है, उसको डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई जस्ट अपोजिट है। Supply is the quantity of a product that producers are willing to offer for sale at different prices during a specific period। आपूर्ति या पूर्ति का अर्थ होता है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक एक निश्चित अवधि में विभिन्न मूल्यों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत करने को क्या रहता है, तैयार रहता है। अब इसको समझते हैं। आपकी जो टेबल मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, 50, 40, 30, 20 और 10, 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। ये आपकी प्राइस हो गई और ये आपकी क्वांटिटी हो गई, यानी कि यूनिट हो गई। ये आपकी डिमांड है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ये तो डिमांड थी। अब बात कर लेते हैं सप्लाई की। अब आप तो तैयार हो कि 10 रुपये किलो भाव हो तो कितने खरीद लूँ, 5 किलो खरीद लूँ, लेकिन क्या बेचने वाला तैयार है? क्या बेचने वाले ने कहा यदि 10 रुपये भाव होंगे तो मैं कितनी क्वांटिटी बेचूंगा, सिर्फ 1 किलो ही क्वांटिटी बेचूंगा। यदि 20 रुपये हुए तो मैं 2 किलो बेच दूंगा, 30 हुए तो 30 रुपये किलो के हिसाब से मैं 3 किलो देने के लिए तैयार हूँ, 40 पर 4। और यदि 50 रुपये किलो होंगे तो मैं कितने किलो बेचने के लिए तैयार हूँ, 5 किलो बेचने के लिए तैयार हूँ। तो देखो दोनों में अपोजिट रिलेशन है। डिमांड में कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे प्राइस घटती है
कंज्यूमर की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन प्रोड्यूसर के साथ उल्टा है, प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें बेचेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यदि प्राइस घटती है तो वह सप्लाई भी क्या कर देगा, घटा देगा। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन हुआ और प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हुआ। तो अब मार्केट में प्राइस कौन सी डिसाइड होगी, तो आप गए मार्केट में, आपने पूछा केले क्या भाव है, तो उसने कहा केले 30 रुपए किलो है, तो आप 3 किलो खरीदने के लिए तैयार हो, और वह भी कितने किलो बेचने के लिए तैयार है, 3 किलो बेचने के लिए तैयार है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होंगी वहाँ पे प्राइस डिटरमाइंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिमांड का डायग्राम बना देता हूँ कि जब 50 रुपए किलो थी तो आप 1 किलो खरीदने के लिए तैयार थे, 2, 3, 4, 5। चलो मैं इधर प्राइस इधर ले लेता हूँ प्राइस, चलो हाँ क्वांटिटी इधर, ये प्राइस ये है, प्राइस 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 किलो, 50, 40, 30, 20 और 10। 50 पे आप 1 किलो, 40 पे आप 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये आपका डिमांड कर्व बना दिया आपने। और सप्लाई कर्व इस तरीके का होता है, 10 रुपये पे 1 किलो, 20 पे 2 किलो, 30 पे 3 किलो और 4 किलो, इस तरीके से। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होंगी वहाँ पे किसका डिटर्मिनेशन हो जाएगा, प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाएगा, जो कि कितने पे है, 30 पे है। तो ये डिमांड और सप्लाई होती है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझे होंगे। आपसे हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। तो डिमांड अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांग मात्रा या अलग अलग वस्तुओं की मात्रा मांगने के लिए जो तैयार रहता है वह डिमांड कही जाती है, और प्रोड्यूसर अलग अलग मूल्यों पर जो चीज़ें बेचने के लिए वह ऑफर करता है या वह तैयार रहता है उसको सप्लाई कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए फार्म, एक खेत की आर्थिक व्यवहार्यता। इकोनॉमिक वायबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए फार्म टू जनरेट सफिशिएंट इनकम टू कवर कॉस्ट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल प्रॉफिट। कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता का मतलब होता है कि खेत अपनी आय उत्पन्न कर सके और लागत पूरी हो जाए और स्थायी लाभ प्राप्त हो। यानी कि आपने खेत में जो पैसा लगाया है, कॉस्ट आपने लगाई है, तो उस खेत से क्या आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो क्या कि आपकी कॉस्ट उससे रिकवर हो रही है। तो रेवेन्यू जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है किसी खेती की, फार्म की, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी इसको कहा जा सकता है। एंड इकोनॉमिकली वायबिलिटी आर फार्म एंश्योर्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द फार्मर। आर्थिक रूप से व्यवहार्य खेत किसान की आजीविका को क्या करता है, सुरक्षित करता है। यानी कि यदि किसी खेत की इकोनॉमिक वायबिलिटी ज़्यादा होगी तो भाई उसका किसान है उसकी आजीविका अच्छी होगी और वह फाइनेंशियल तौर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। बेसिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रिंसिपल, उत्पादन के मूल सिद्धांत क्या है। अब मैं चाहता हूं कि आपको यहां से क्वेश्चन ना मिले। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इन क्वेश्चनों में उलझा सकता है। यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको इन क्वेश्चन के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इनको आंसर कर पाओगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्या है प्रोडक्शन के एग्रीकल्चर में, पहला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, घटते प्रतिफल का नियम। यानी कि होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको इस नियम को थोड़ा सा यहीं समझा देता हूँ कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, आप इसमें अकेले काम करते हो, तो इस खेत से आप 5 बोरी गेहूं पैदा कर पा रहे हो। आपने क्या किया, अपने साथ एक बंदे को और रख लिया। अब आपका प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, 6 बोरी हो गया। फिर आपने एक और को रख लिया, प्रोडक्शन 7 बोरी हो गया। फिर आपने एक और को रख लिया, प्रोडक्शन फिर भी 7 बोरी ही रहा। फिर आपने एक बंदे को और काम पे लगा लिया, प्रोडक्शन 7 की बजाय 6 पे आ गया। आपने कहा ये ऐसा कैसे हुआ। यानी कि जब शुरुआत में आप अकेले थे तो खेत को आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, तो खेत अपनी कैपेसिटी को यूज नहीं ले पा रहा था, तो प्रोडक्शन कम हो रहा था कि 5 बोरी ही हो रहा था। फिर 2 जने हो गए तो टाइम पे काम कर रहे थे, टाइम पे बुआई हो रही थी, निराई गुड़ाई टाइम पे हो रही थी, खेत की इफिशियंसी बढ़ी और प्रोडक्शन आपका 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6। 3 बंदे आते ही प्रोडक्शन और अच्छा हुआ, खेत की और भी इफिशियंसी बढ़ी। मैं 6.5 कर देता हूँ, 6.5 बोरी गेहूँ होने लग गए, और 4 होते ही वापस 6.5 रही। अब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब खेत जितना मैक्सिमम यूटिलाइज होना था हो चुका, लेकिन जैसे आप 5 हुए, अब आप में कई तरीके के फैक्टर है। ठीक है रे यार, वो कर लेगा, मैं तो अकेला थोड़ी करूंगा। इस तरीके के जो लेबर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं, एक मिस मैनेजमेंट क्रिएट हो जाता है। तो आपका प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय वापस क्या हो गया, घट गया। तो प्रोडक्शन के 3 नियम होते हैं रिटर्न्स के। पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है।
फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न जहाँ पे आपका प्रोडक्शन इक्वल हो जाता है, और फिर आता है डिमिनिशिंग रिटर्न जहाँ पर आपका प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, घट जाता है। आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट एडिंग मोर इनपुट रिजल्ट्स इन लोअर एडिशनल आउटपुट, यानी एक सीमा के बाद यदि अधिक इनपुट देने से भी अतिरिक्त उत्पादन क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि आपने इनपुट तो ज़्यादा दिए लेकिन अब आपका प्रोडक्शन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये थर्ड स्टेज होती है रिटर्न्स के लॉज की, पहला इंक्रीजिंग, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग। इस तरीके से इसका आपको डायग्राम बनाया जाता है। इफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स यूजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन द राइट प्रोपोर्शन, इनपुट का कुशल संयोजन जिसमें भूमि, श्रम और पूंजी का सही अनुपात में क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, यानी कि हमें जो हमारे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इनका सही रेशियो बनाया जाए और उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को हमें यूज में लेना चाहिए ताकि हमारा क्या हो सके, जो प्रोडक्शन है वह प्रॉपर हो सके। सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, प्रतिस्थापन सिद्धांत कहता है रिप्लेसिंग वन इनपुट विद अनदर विदाउट रिड्यूसिंग आउटपुट, उत्पादन घटाए बिना एक इनपुट को दूसरे इनपुट से क्या करना, बदलना, क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है। यानी कि आप, एक व्यक्ति काम कर रहा था राम और एक व्यक्ति काम कर रहा था खेत में श्याम, तो आपने राम की जगह श्याम को अगर आप काम पे लगा रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि राम जितना काम कर रहा था, यानी कि जो काम करने की इफिशियंसी है वह कम नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरीके से हमें फैक्टर को सब्स्टिट्यूट करना है एक फैक्टर को दूसरे से, कि हमारे प्रोडक्शन में यानी कि जो इफिशियंसी है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और हमारा आउटपुट इससे कम ना हो। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है प्रोडक्शन के। बात करते हैं आगे, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, खर्च कम करना। फार्मर्स कैन रिड्यूस एक्सपेंसेस बाय यूजिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर्स, रिसाइकलिंग फार्म रेजिड्यूज and using efficient irrigation methods and adopting integrated farming practices। किसान खर्च कम कर सकते हैं किस तरीके से, कंपोस्ट का यूज में लेके, जैव उर्वरकों का प्रयोग में लेकर, खेत के अवशेषों का वापस पुनर्चक्रण करके, यानी कि जो हम कड़वी वगैरह, लावनी वगैरह काटते हैं तो उसके बाद जो कचरा बच जाता है और जो भी कोई बायो कचरा होता है उसको वापस रिसाइकिल करके उससे खाद वगैरह बना के भी काम में लिया जा सकता है। प्रभावी सिंचाई पद्धतियों को उपयोग में लेकर और इंटीग्रेटेड खेती प्रणाली को काम में लेकर किसान अपना खर्चा क्या कर सकता है, कम कर सकता है। वेज टू इंक्रीज रिटर्न, रिटर्न बढ़ाने के तरीके क्या है, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के तरीके है। रिटर्न का मतलब हुआ उत्पादन बढ़ाने के तरीके। Returns can be increased by improving productivity, adopting crop diversification, value addition through processing, better storage, direct marketing and organic certification for premium prices। उपज बढ़ाकर, फसल विविधीकरण को अपनाकर, प्रसंस्करण द्वारा मूल्य वर्धन करके, बेहतर भंडारण सुविधा के साथ और प्रत्यक्ष विपणन और प्रीमियम दाम के लिए जैविक प्रमाणन प्राप्त करके किसान अपनी आय को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। यानी आय बढ़ाने के ये तरीके हो सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, उत्पादन प्रणाली की लागत क्या है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग क्रॉप सच एज सीड, लेबर, इरिगेशन, ऑर्गेनिक इनपुट्स, मशीनरी एंड लैंड रेंट। उत्पादन लागत का मतलब होता है कि फसल उगाने से लेकर उसमें पैदा करने तक के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे उत्पादन लागत में शामिल किए जाते हैं, जैसे बीज का खर्चा, श्रम का खर्चा, सिंचाई, जैविक खाद, मशीनरी, भूमि का किराया, ये सारे खर्चे क्या होते हैं, हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। इट हेल्प्स दी कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी, इससे हमारी लाभदायकता या लाभप्रदता का आंकलन किया जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, आपने खेत को बोने से पहले से लेकर जो आपके खर्चे हुए और फसल काट कर स्टोर करने तक के जो भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। और आपको कॉस्ट का आइडिया लगता है तभी आप क्या पता लगा पाते हो, अपना प्रॉफिट का आइडिया लगा पाते हो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या होता है। द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय डिवाइडिंग टोटल रिटर्न बाय टोटल कॉस्ट। लाभ लागत अनुपात लाभप्रदता का माप है, यानी लाभदायकता का माप है, जो कि कुल आय को कुल लागत से भाग देकर निकाला जाता है। यानी कि हमारी कुल आय कितनी हुई और हमारी कुल लागत कितनी हुई। यदि आपकी जो आय है कितनी 100 है और आपके जो कॉस्ट है वो कितनी थी, आपकी 90 थी, है ना, तो आपके 10/9, यानी कहने का मतलब एक से ज़्यादा ही आपका रेशियो आ रहा है। यानी कि 10 रुपये की आपकी इनकम है और 9 रुपये का आपका खर्चा है,
तो आपको 1 रुपए का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो जब अगर इसका आंसर 1 से ज़्यादा आता है, तब तो हम क्या कहेंगे, ये प्रॉफ़िट है, और अगर 1 से कम आता है तो हम कहेंगे लॉस है। कैसे? यदि इसका उल्टा कर देते, आपकी आय तो होती 90 और आपका खर्चा हो जाता 100, तो अब आपका 0.9 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपकी इनकम तो है 9 रुपए और आपके खर्चे कितने हैं, 10 रुपए, तो आपको नुकसान ही हो रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो टोटल अपनी इनकम को टोटल कॉस्ट से भाग देकर निकाला जाता है। यदि ये अनुपात 1 से ज़्यादा आता है तो हमारी खेती लाभदायक है, और यदि ये 1 से कम आता है तो आवर फार्म इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग का मतलब होता है, अब हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसको हम बेचें कैसे। मार्केटिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड सेलिंग प्रोड्यूस थ्रू फार्मर्स मार्केट्स, कोऑपरेटिव्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एक्सपोर्ट चैनल्स। जैविक खेती में विपणन में फसलों की ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना और बिक्री किसान बाजारों, सहकारी समितियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से या निर्यात माध्यमों से की जाती है इनकी मार्केटिंग। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। इंपोर्ट्स रेफर्स टू गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज व्हाइल एक्सपोर्ट्स आर गुड्स सोल्ड टू फॉरेन कंट्रीज। आयात का मतलब होता है कि अन्य देशों से वस्तुएं खरीदना, और निर्यात का अर्थ होता है विदेशों को वस्तुएं बेचना। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूड टी, स्पाइसेस, कॉटन, राइस एंड पल्सेस। भारत से जैविक निर्यात में चाय जाती है, मसाले खूब निर्यात होते हैं, कपास खूब निर्यात किया जाता है, चावल खूब किया जाता है, और दालें यहाँ से खूब निर्यात की जाती है। ये हमारे मुख्य निर्यात के सोर्सेज है, या यूँ कहे एक्सपोर्ट्स है, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स है। पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैविक उत्पादन की नीतियां और प्रोत्साहन। गवर्नमेंट सपोर्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू पॉलिसीज लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सब्सिडीज फॉर सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड मार्केटिंग। सरकार जैविक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसी योजनाओं और प्रमाणन, प्रशिक्षण व विपणन के लिए अनुदान देकर क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। यानी कि सरकार खुद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है। फार्म इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, फार्म का निरीक्षण करना और प्रमाणन देना। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन आर मैंडेटरी फॉर लेबलिंग प्रोड्यूस एज ऑर्गेनिक। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हो तो आपके फार्म का निरीक्षण करके उसके लिए प्रमाणन करवाना ज़रूरी है, ताकि जैविक उत्पादों को लेबलिंग करने के लिए क्या होता है, फ़ायदा होता है। यानी कि यदि आप अपने प्रोडक्ट को लेबल करके आगे बेचते हो तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपने फार्म का इंस्पेक्शन करवाएं और सर्टिफिकेशन लें। एक्रीडेट एजेंसीज चेक compliance with organic standards regarding inputs, cultivation practices and storage। मान्यता प्राप्त एजेंसियां इनपुट्स, खेती की विधियां और भंडारण आदि के लिए जैविक मानकों का पालन सुनिश्चित करती है। सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स गेट बेटर मार्केट एक्सेस एंड हायर प्राइसेस। जो प्रमाणित प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, वह बेहतर बाजार को और ऊंचे दाम को प्राप्त करेगा, यानी कि उसके लिए बाजार भी अच्छा होगा और उसके भाव भी अच्छे होंगे। तो आपसे एक और वही बात कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ऑलरेडी अपलोड है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं उसका आपका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये थी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लास, जो कि एसईसी पेपर है सेमेस्टर सेकंड का। इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। और एक छोटी सी शिकायत है, आप चैनल पे नए हो, चैनल देखते भी हो, क्लासेस भी आपको पसंद आती है, सब्सक्राइब करने में बस थोड़ी सी आप कंजूसी कर रहे हो। तो ये आपसे शिकायत है कि आप क्लास देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, तो ये थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा रिश्ता अभी बना ही है, हम अभी लंबे तक चलेंगे। तो हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और अपने करियर एजुनेट से आप यूं ही प्यार लौटाते रहो, जुड़े रहो। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन एग्ज़ाम में। क्लास के लिए धन्यवाद।